इसी के तहत संख्या ज्ञान हम तभी हमारे बच्चों को पूरी मान पाएंगे, निपुण मान पाएंगे कि कक्षा 1 का जो बच्चा है वह 99 तक की गिनतियों को, संख्या ज्ञान को वो समझ के साथ उसका उपयोग कर लेता है। कक्षा 2 में वह 999 तक की संख्याओं को समझ के साथ उसकी संक्रियाओं का पालन कर लेता है। अब इसके लिए जब हमारा टारगेट तय हो गया है, तो टारगेट तय होने के बाद जो टूल्स हमें आरएसके ने उपलब्ध कराया है मिशन अंकुर के तहत, उसे हमें समझना है। फर्स्ट आप देखेंगे ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं, ये पाठ्य पुस्तकें आरएसके हमें निःशुल्क उपलब्ध कराता है। ये हमारा फर्स्ट टूल्स है, पहला संसाधन है जो कि बच्चों को शिक्षण के लिए हमें उपलब्ध कराई गई है। सर नेक्स्ट, ये निपुण भारत के तहत मिशन अंकुर द्वारा एफिलेंट कार्यक्रम को कंडक्ट करने के लिए शिक्षक संदर्शिका, जो कि विषयवार हमारे पास विषयवार कक्षावार होती है और एक उपलब्ध होती है एक विषय की। जैसे हमें कक्षा 1 व 2 में गणित शिक्षण कराना है तो हमारे शिक्षक के पास एक किताब यह उपलब्ध होगी। सर नेक्स्ट, इसके साथ ही अब जब ये किताबें उपलब्ध हो जाती है तो हमारा ये शिक्षक के लिए था। अब बच्चों के लिए क्या होगा, तो बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिका, जिसको हम वर्कबुक कहते हैं, वह उपलब्ध होगी और ये कक्षावार छात्रवार होगी, यानी कि प्रत्येक कक्षा की होगी, प्रत्येक छात्र की होगी और प्रत्येक विषय की होगी। ये भी निःशुल्क हमारा आरएसके मिशन अंकुर के तहत हमें उपलब्ध कराएगा। इसके साथ एक टीएलएम किट है जिसमें 30 टीएलएम 12 कार्डों के माध्यम से वो भी आरएसके हमको उपलब्ध कराता है। तो इन संसाधनों के माध्यम से एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसकी उपयोगिता किस प्रकार हम लोग निर्धारित करेंगे। क्या हमारे पास पाठ्य पुस्तक है और एफएलएन की संदर्शिका मिल जाती है, तो क्या हम दोनों को कैसे पढ़ा पाएंगे, ये समझने की बात है। कभी कभी हम देखते हैं कि या तो किताब एक साइड रखी होती है या संदर्शिका एक साइड रखी होती है, दोनों को कैसे लेना होगा ये इसको हम समझेंगे। संदर्शिका का आशय है कि जो हम जिन्होंने सभी जो डीएड बीएड करते हैं, तो हम देखते हैं नियमित करने वाले कि वो एक पाठ्य योजना बनाते हैं। सारी की सारी पाठ्य योजना हमको शिक्षक संदर्शिका में मिलेगी। अब हमारे बच्चे के पास शिकायत ये होती है कि कॉपियां नहीं है, स्लेट नहीं है, तो वो अपना वर्क डन कैसे करेगा, कैसे उस पे काम करेगा। तो सारा की सारा वर्कबुक हमें उपलब्ध कराई जाती है। उसमें हमने जिस दिवस संदर्शिका के तहत जो पाठ्य योजना हमने डिलीवर किया है, बच्चों को पढ़ाया है, उससे रिलेटेड हम वहां पर बच्चों से वर्क कराते हैं। तो सारा चीज हमारे पास उपलब्ध है, बस ये देखना है कि हम उसका उपयोग कैसे हमारा शिक्षक कर रहा है, और हमारी मॉनिटरिंग एजेंसी जब वहां पहुंचती है तो वो क्या पाती है कि उसको वो कैसे मेंटरिंग करें, कि वो निर्देशित करें कि वो कैसे कर पाएंगे। सर नेक्स्ट, अब जब इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास टूल्स आ जाता है, हमको हमारा तय हो जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे एलओस क्या है, और उस एलओस के तहत हमारा जो टाइम शेड्यूल कैसे डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे कि ये 32 सप्ताह की कार्य योजना है। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, 30 में हमें वर्क करना है, 2 सप्ताह हमारे एक्स्ट्रा है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 से 12 तक हम उसको रेडीनेस सप्ताह बोलते हैं। दूसरा जो 13 से 20 तक है, 13 से 29 तक है, उसको हम शिक्षण पाठ्य योजना सप्ताह बोलते हैं। और तीसरा पार्ट है जिसको हम लोग पुनरावृत्ति सप्ताह कहते हैं। अब रेडीनेस की आवश्यकता क्यों है, तो हमने पहली चुनौती देखा था कि जो हमारे भौगोलिक दशा के अनुसार पाई जाती है, वो पहली चुनौती है कि हमारे पास जो क्लास 1 का बच्चा आता है, उस क्लास 1 के बच्चे को पूर्व प्राथमिक ज्ञान नहीं होता है। तो जब उसको ज्ञान नहीं होता है तो उसकी पूर्ति के लिए हम 12वें सप्ताह तक रेडीनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि बच्चे को तैयार करते हैं कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। सर नेक्स्ट, अब देखेंगे रेडीनेस सप्ताह को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है 1 से 4 और दूसरा है 5 से 11, या हम 12 कहें। 1 से 4 में क्या होगा, हम इसमें विद्या प्रवेश, एक शब्द आता है विद्या प्रवेश की गतिविधि को संचालित करते हैं। इस विद्या प्रवेश में हम बच्चों से किताब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बच्चों से हम इसमें वर्कबुक का प्रयोग नहीं कराते हैं। विद्या प्रवेश के तहत जो 4 गतिविधि की जानी चाहिए, चाहे वो स्थूल मांसपेशी विकास के लिए, सूक्ष्म मांसपेशी विकास के लिए, या किसी कहानी को सुनकर उसको क्रमिक करना, क्योंकि संख्या ज्ञान वो तभी कर पाएगा जब उसमें क्रमिकता का
विकास होगा, क्रमिक करना, साथ ही संज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर हम इसमें काम करते हैं। और यहाँ हमारी शिक्षक संदर्शिका शिक्षक के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती है। दूसरा भाग इसी में आता है 5 से 12 तक। यहाँ हम शिक्षक संदर्शी का उपयोग कर, अभी तक हमने पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं किया हुआ है, सिर्फ शिक्षक संदर्शिका को रख के हम उस पर काम कर रहा होता है हमारा शिक्षक। दूसरे भाग में हम पाते हैं यहाँ हम शुरुआती संख्या ज्ञान को भी इंक्लूड करते हैं और इसमें वर्कबुक का प्रयोग करना हम प्रारंभ कर देते हैं। अब हमारा बच्चा 5वें सप्ताह से वर्कबुक पर भी काम कर रहा होता है। इस प्रकार हम 12वें सप्ताह तक पाते हैं कि हम बच्चे के रेडीनेस के लिए एक बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं। द्वितीय भाग 13 से 29वां सप्ताह तक हम जाते हैं, जिसको हम पाठ योजना सप्ताह कहते हैं। इसमें हम एक चीज कंफर्म कर लें कि इसमें शिक्षक संदर्शी का भी प्रयोग होगा। अब हमने वर्कबुक का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है 5वें सप्ताह से। अब यहाँ से हम किताब का भी प्रयोग करेंगे। ये नोट कर ले हमारे जो हम मॉनिटरिंग एजेंसी के सभी जन की, यहाँ 13वें सप्ताह से तीनों चीजों का इस्तेमाल हमारा शिक्षक विद्यालय में करना चाहिए। अब जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ये देखना होता है कि इसमें जो भी बच्चे का सीखने में जो खाई है हम उसको बांटने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हो या शिक्षक संदर्शिका में जो पाठ्य योजना दी गई है उसके माध्यम से या वर्कबुक पर वर्क करने के लिए। इसमें जो टेस्ट करने की बात होगी वो हमारे सर बताएंगे। फिर जो तीसरा पार्ट है इसमें हम उसको बोलते हैं आवधिक आकलन या पुनरावृत्ति सप्ताह। वो 4 सप्ताह है, वो 4 सप्ताह है। जैसे पहले डिजाइन हुआ करता था 3 माही, 6 माही, वार्षिक, इस प्रकार हम इसमें तीसरा भाग है, उसमें 3 भागों में 10वें, 20वें, 30वें सप्ताह में हम आवधिक आकलन लेते हैं। पूरा सप्ताह हम टीचिंग नहीं कराते हैं, आकलन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसको भी हम विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि जो 32वें सप्ताह है उसमें 30 सप्ताह में इस प्रकार हम वर्क करते हैं। अब 31वें और 32वें सप्ताह में हम कक्षा 3 के एलओस को हमारे बच्चे से लिंक करते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलओस हैं जो कक्षा 3 को से रिलेटेड है, हम बच्चे को उसमें लिंक करने का प्रयास करते हैं या संवर्धित कार्यपत्रक पर बच्चों से काम कराते हैं। अब जब हमारा ये पूरा वार्षिक शेड्यूल तय हो जाता है तो क्या प्रत्येक दिवस हमें कितने मिनट पर इस पे काम करना है, हमारा शिक्षक कितने मिनट गणित की पाठ्य योजना पर या विषय पर काम करेगा। तो आप देखेंगे पूरा जोड़ के 70 मिनट का एक सेशन हमारा होगा। हमारा शिक्षक 70 मिनट इस पर काम करेगा। अब हम ये पाते हैं कि किसी विषय की विभिन्न दक्षताओं में निपुणता लाने के लिए कक्षा 1 और 2 में जो हमारा टारगेट है उसमें कितने आयामों पर हम काम करेंगे, वो आयाम हमारे निश्चित होने चाहिए। तो हमारे आयाम निश्चित है। सबसे पहला आयाम जो है वो संख्या पूर्व ज्ञान, कि किसी संख्या को सीखने के पहले उसे कितनी चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन हल्का है, भारी है, आगे है, पीछे है, दूर है, पास है, वो बच्चे को उसका पता होना चाहिए, वो हम ज्ञान कराएंगे। दूसरा जो हमारा आयाम है, जो दूसरा घटक है वह है आकार व स्थान की समझ। इसमें आगे पीछे है तो आप देख लें जो चौथे नंबर पे है कि बच्चे को किसी भी आकृति की समझ, कि आकृति जैसे हम 2D 3D की बात करते हैं वो उसकी उसे समझ होनी चाहिए। साथ में स्थान की समझ होना चाहिए कि दूर पास, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, इस प्रकार उसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो है संख्याओं की समझ एवं उस पर संक्रियाएं, कि बच्चे विभिन्न संख्याओं को समझें, उसको लिखना समझें, पढ़ना समझें और उसकी छोटी छोटी संक्रियाओं को वो सीख सके। इसके बाद मापन पर देखेंगे। मापन में मानक इकाई से मानक इकाई की ओर हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। फिर पैटर्न किसी डिजाइन को देखना, उस डिजाइन को पकड़ के आगे बढ़ना या उसको तलाश करना, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। और जो छठवां हमारा आयाम है डेटा का उपयोग। डाटा का उपयोग मतलब जो भी चीज उसके पास है, जो भी संग्रह उसने जानकारी अपने पास किया है, उसका वो इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कैसे करता है। इन 6 घटकों पर हम बेहतर तरीके से बच्चों के साथ शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। ये निपुण भारत के एलोस है। इस एलोस के लिए एक पृथक से बहुत विस्तृत चीज है।
इसमें देख लें कि इसमें IL लिखा है। छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, IL लिखा है मतलब हम किस सेक्शन में काम कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व लर्नर के सेक्शन में काम कर रहे हैं और उस सेक्शन में गणित की संक्रियाएं शामिल होती है। अब जहां पर हम किताब शामिल कर लेते हैं वहां पर एम जुड़ जाता है, मैथ्स। हम जहां गणित की बात करने लगते हैं वहां मैथ्स जुड़ा होगा, ALM। और जहां हमने मैथ्स की बात नहीं की, हमने सामान्य पूर्व संख्या ज्ञान पर बात की है, वहां सिर्फ IL लगा होगा, उसके बाद उसके ओपेलोस लिखे होंगे। सर नेक्स्ट, जो हमारा कार्यपत्रक है इस पर थोड़ा सा आप देख लें। जो वर्कबुक हमको मिलेंगी, वर्कबुक में जब फर्स्ट टाइम में FLN हमारे पास आया तो 3 प्रकार के कार्यपत्रक उन्होंने मुहैया करवाया था, पर जैसे ही बहुत सारी फील्ड की परेशानी स्टेट पास पहुंचती है तो उन्होंने उसमें कुछ सुधार किया है। पहला जो दैनिक कार्यपत्रक मिलेगा, मतलब जो वर्क करना है वो डे टू डे मिलेगा, कि आपने इस टॉपिक को आज डिलीवर किया बच्चों के साथ तो उसी दिन का हमें क्या काम करना है, तो दैनिक कार्यपत्रक उसको कहा गया है। इसके बाद साप्ताहिक कार्यपत्रक है जिसको हम रचनात्मक आकलन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमको इस बार मिला हुआ है नई किताब में, तो वो हमको मिलेगा। उसके बाद आता है आवधिक आकलन कार्यपत्रक जो कि पूरे सेशन में 3 बार हमको मिलेगा, और संवर्धन कार्यपत्रक कि जो बच्चे आवधिक आकलन की पूर्ति कर लेते हैं तो वो 3 दिवस हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, वो 3 दिवस कैसे काम करेंगे ये अभी हमको किताब में वर्कबुक में मिलेगा। जब आप मॉनिटरिंग के लिए जाएं तो इनको भी आप देखने का कार्य करेंगे। सर नेक्स्ट, अब आती है शिक्षण पद्धति। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है कि यदि एक बेहतर पेडागोजी पे हमारा शिक्षक काम नहीं कर रहा है या उसका मेथड शिक्षण के लिए उचित नहीं है तो कितना भी अच्छा मटेरियल दे दिया जाए, यदि आप उसको परोसने का तरीका सही नहीं है तो हम सही तरीके से उसको संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CCPA इस नया जो शिक्षण शास्त्र है उसमें CCPA का इस्तेमाल किया गया है। CCPA, इसके पहले हम लोग CPA करते थे और हमारा शिक्षक तो जस्ट उलट करता है, वो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पर काम करता है। सबसे पहले बच्चा जब हमारे पास आता है तो सीधे गिनतियों पे काम चालू कर देता है, जबकि हमें करना है CCPA। अब नया कॉन्सेप्ट है फर्स्ट, जब किसी भी अवधारणा पर हमारा शिक्षक बात करेगा तो ये देखना होगा कि वो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पे बेहतर तरीके से पहले बात करे। उसके पहले ना ही उसको TLMs दिखाने हैं ना ही उसे एब्स्ट्रैक्ट पर काम करना है, तो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पे वो एक सामान्य चर्चा हमारे बच्चों के बीच करे ताकि बच्चों की मानसिकता उस ओर बने। उसके बाद उसे कॉन्क्रीट पर जाना है, कोई ठोस वस्तुएं चाहे वो TLMs हो सकता है या कुछ वस्तुएं हो सकती है उस पर वो काम करेगा। थर्ड, जब ये हो जाता है तो बच्चे को स्वतंत्र तरीके से जो डेटा उसने ग्रहण किया है अपने मस्तिष्क पर उसका यूज करने के लिए कुछ पिक्चर्स हमें उसको मुहैया कराने हैं और उस पिक्चर्स के माध्यम से वो तय करेगा कि मैंने जो सीखा है वो वहां प्रदर्शित करेगा। इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट यानी लिपि पर जाएंगे, ये हमारी प्रक्रिया होगी। और जब ये प्रक्रिया के साथ हम स्कैप होल्डिंग को ऐड करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं UDL, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, जिसका सीधा सा अर्थ है कि हमें शिक्षण शास्त्र में कुछ विकल्प विधियों को खोजना है या कोई जवाब देने की जो प्रविधि है उसमें भी बेहतर विकल्प को खोजना। और थर्ड बात उसमें कही गई है कि हमें अधिकतम TLMs का प्रयोग करना। तो मैं चाहूंगा कि इस पर मैं आप लोगों से थोड़ा सा 2-4-5 मिनट और जैसा आप मुहैया करवा दें तो मैं यहाँ रखना चाहूंगा। तो ये CCPA पे हम लोग कैसे वर्क करेंगे। जैसा कि हम लोग हमारे बच्चों को जब हमारा टीचर शिक्षण दे रहा होता है तो जो हमारा सेकंड घटक है आकृति व स्थान की समझ, उसमें विभिन्न आकृतियों का वह जब इस्तेमाल करता है तो हम पाते हैं कि वह बहुत सारी आकृति जिसको हम 2D 3D कहते हैं वो उसको अवगत करा रहा होता है। और जब वो अवगत करा लेता है तो ये हमारा बच्चा पारंगत हो जाता है, निपुण हो जाता है कि 2D यानी वह आकृति हम जिसको छूते हैं महसूस करते हैं उसमें कोई उभार नहीं होता। 3D जो आकृति हम देख पाते हैं उसको पाते हैं कि वो उभरी हुई है या वो हमें दिखाई दे रही है, जिसका हम इस्तेमाल
कर लेते हैं, बच्चा यहाँ तक सीख जाता है। अब यहाँ से उसको उस आकृति का गणितीय फॉर्मेशन में जब हम ले जाना होता है तो हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस पर हम जब बात करेंगे तो इस प्रकार हम कुछ चीजें ले सकते हैं। मैं आपको पहले से बता दूं कि इसमें हम उसे फलक या उसका सतह, दूसरा इसका किनारा, तीसरा कोण, जो कि गणितीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, हम उसको सिखाना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये बहुत सारी चीज हमारे पास है, यहाँ पर हम सबसे पहले स्केप फोल्डिंग करेंगे। स्केप फोल्डिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले मैं आई डू करूंगा, स्वयं मैं करके दिखाऊंगा कि बेटा ये देखो मैं बहुत सारी चीजें लाया हुआ हूँ और इन चीजों में एक आकृति मेरे पास ये है। इस पे देखो, यहाँ से ये सपाट है, यहाँ से ये सपाट है, यहाँ से ये सपाट है, पर ये मैं पाता हूँ कि यहाँ जो सतह है ये वाला फलक और ये फलक जहाँ मिलता है इसको हम किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। और जहाँ इसके ये जो हमको नोकदार चीजें